हाय गाइस, अब तक के वीडियोस में हमने सारे टेंस पढ़े हैं। प्रेजेंट के चारों एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए हैं, पास्ट के चारों एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए हैं और फ्यूचर के भी चारों एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए हैं। तो सारे के सारे 12 टेंस अब तक के वीडियोस में हमने पढ़े हैं। आई होप टेंस को लेकर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आप मुझे आपके डाउट वाले ऑप्शन से लिखकर भेज दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। हमारा अगला टॉपिक, जो टॉपिक हम आज शुरू करेंगे वो टॉपिक है वॉइसेस। टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस का मतलब होता है बच्चों वाक्य। क्या होता है? वाच्य। वॉइस मीन्स वाच्य। देखिए, वाक्य के आधार पर दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में 2 प्रकार के हैं। हिंदी में एक और होता है भाववाच्य, लेकिन चूंकि हम अंग्रेजी का वाच्य पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश में वाच्य को केवल 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और कर्मवाच्य को बोलते हैं पैसिव वॉइस। प्यारे बच्चों, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस अर्थात कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य हम पढ़ना शुरू करें, इसके पहले मैं आपको एक टॉपिक पर ले जाना चाहता हूं, और वो टॉपिक है हमारा वर्ब। और वर्ब में भी टॉपिक है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। हम वाच्य पढ़ें, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ें, इसके पहले हमें वर्ब का एक पार्ट पढ़ना पड़ेगा कि मेन वर्ब 2 प्रकार की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या है ये आपको समझना है, इसके बाद ही वॉइस का टॉपिक हमारी समझ में आएगा। वैसे पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ लिया होगा, ट्रांजिटिव से आशय है सकर्मक और इंट्रांजिटिव से आशय है अकर्मक। अर्थात जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग हो, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग हो, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग ना हो, कर्म का प्रयोग ना हो, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक मतलब कर्म सहित, अकर्मक मतलब कर्म के बिना। ये जो वर्ब होगी ये होगी विद ऑब्जेक्ट, और ये जो वर्ब होगी ये होगी विदाउट ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट। यहाँ हम विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट अथवा तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वॉइस में देखो 2 प्रकार के वॉइस हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अर्थात यहाँ कर्म का भी कोई महत्व है। जब वॉइस पढ़ेंगे तो कर्म हमें जानना जरूरी है, इसलिए हमने वॉइस पढ़ने से पहले ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की
बात करना या ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ना उचित समझा और हम फ्लैशबैक में चले आए। ट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रांजिटिव बिना ऑब्जेक्ट के, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सपोज मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, और यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। इन दो उदाहरणों पर नज़र डालिए। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यहाँ पढ़ाता शब्द के साथ अंग्रेजी जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं जाता हूँ शब्द के साथ कुछ भी नहीं है। अर्थात अंग्रेजी यहाँ पर क्या है? कर्म है, और यहाँ पर कर्म नहीं है। तो यहाँ पढ़ाना क्रिया हो गई ट्रांजिटिव वर्ब, और जाना क्रिया हो गई इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके पहले कर्म की परिभाषा समझ लीजिए, कर्म क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई किल्ड अ स्नेक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म होता है। आई किल्ड अ स्नेक, मैंने सांप मारा। स्नेक यहाँ पर प्रभावित हुआ, तो स्नेक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े वो कर्म होता है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अर्थात किसी भी क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न अगर पूछा जाए, क्या और किसको का प्रश्न अगर पूछा जाए और उस क्रिया में क्या और किसको का जवाब मिलता है, तो वह क्या और किसको का जो जवाब होगा वह कर्म होगा। क्या होगा? कर्म। आई किल्ड अ स्नेक, मैंने क्या मारा? ए स्नेक। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? अंग्रेजी। उसने मुझको पीटा, उसने मुझको पीटा। किसको पीटा? मुझको। तो जो भी यहाँ पे मुझको क्या हो गया? कर्म। यहाँ स्नेक क्या हो गया? कर्म। यहाँ अंग्रेजी क्या हो गया? कर्म। कर्म आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ही कर्म होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कर्म नहीं होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात अकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनके साथ कर्म नहीं होता है। यहाँ कर्म को समझने के बाद एक पॉइंट और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर आपने दो प्रकार के कर्म देखे। एक तो देखा मुझको और एक देखा अंग्रेजी। अंग्रेजी तो है वस्तु कर्म और मुझको है व्यक्ति कर्म। अर्थात कर्म को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो सकता है वस्तु कर्म और एक हो सकता है व्यक्ति कर्म। वस्तु कर्म को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में वस्तु कर्म क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्यक्ति कर्म कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्यक्ति कर्म क्या होता है यहाँ समझ लेना चाहिए आपको। व्यक्ति कर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अर्थात जहाँ भी कोई व्यक्ति कर्म हो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जहाँ भी कोई वस्तु कर्म हो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के दो प्रकार आपने समझ लिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन प्यारे बच्चों, आपने एक शब्द और सुना होगा अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये भी आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट का आशय होता है पूरक शब्द। कॉम्प्लीमेंट का आशय क्या होता है? पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट
कॉम्प्लीमेंट अर्थात पूरक। पूरक का मतलब क्या हुआ? पूरक का मतलब हुआ जब कोई क्रिया अथवा तो कोई कर्ता किसी के बिना अधूरा हो तो वह पूरक होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। आई एम ए टीचर। अब यहाँ से आई हटा दो तो टीचर नहीं है, पूरा सेंटेंस खत्म, और टीचर हटा दो तो आई का कोई सेंस नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हो गए। क्या हो गए? पूरक। इसलिए यहाँ पर ये जो ए टीचर है ये है कॉम्प्लीमेंट। ए टीचर क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी आपको समझना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो वर्ब है ये वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होती है? लिंकिंग वर्ब। एम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब एक प्रकार की मेन वर्ब ही होती है, लेकिन ऐसी मेन वर्ब जिसमें वर्ब का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है बल्कि वह लिंक करने के काम में आती है, उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंक कर रही है किसको? आई को अ टीचर के साथ। लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट को समझना इतना ज़रूरी नहीं है। वॉइस पढ़ने के लिए आपको केवल ये समझना है कि दो तरह की वर्ब होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म का प्रयोग हो। इंट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जिसके साथ कर्म का प्रयोग ना हो। इसके साथ एक चीज़ और समझनी थी जो हमने समझी है। ट्रांजिटिव वर्ब के दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हमें क्यों समझने हैं? क्योंकि कई बार एक ही वाक्य में दो प्रकार के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, ही गेव मी ए पेन। ही गेव मी ए पेन। उसने मुझे एक पेन दिया। यहाँ मुझे है और ए पेन है। ही गेव मी ए पेन। एक यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। ए पेन हो गया डायरेक्ट और मी हो गया इनडायरेक्ट। क्योंकि मी क्या है? मी है व्यक्ति कर्म और ए पेन क्या है? वस्तु कर्म। वस्तु कर्म क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्यक्ति कर्म क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों कर्म आ जाएंगे, तो हमें उनके साथ क्या करना है वॉइस पढ़ते हुए हम आगे समझेंगे। अब हम चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक वॉइस की तरफ। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अभी हमने पढ़ा है कर्तृवाच्य वो वाच्य होते हैं, अर्थात वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता हो? कर्ता की। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट प्रायर हो वो क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। वॉइस, एक्टिव वॉइस। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे राम राइट्स ए लेटर। इस वाक्य में देखो, राम कर्ता है, राइट्स क्रिया है, और ए लेटर अभी हमने पढ़ा क्या है? क्या है? कर्म है। क्या है? कर्म। और कर्म भी कौन सा है? डायरेक्ट है। तो राम राइट्स है लेटर, कर्ता, क्रिया और कर्म। अर्थात जिन वाक्यों का स्ट्रक्चर, फॉर्मेट कर्ता क्रिया कर्म का हो
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का हो वो होंगे एक्टिव वॉइस, जिनमें कर्ता की प्रधानता अर्थात कर्ता अपने स्थान पर आता हो। कर्ता का स्थान क्या है? सबसे पहले आ गया है, एक्टिव वॉइस हो गया है। और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस वो वाक्य होते हैं जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता हो, पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब यहाँ कर्म की प्रधानता से क्या तात्पर्य है? कर्म की प्रधानता से तात्पर्य है जिन वाक्यों में कर्म सबसे पहले आता हो, वो क्या कहलाते हैं? पैसिव वॉइस कहलाते हैं। जैसे एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, एक पत्र राम के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। ए लेटर इज रिटन बाय राम। यहाँ पे ए लेटर सबसे पहले आ गया है, कर्म पहले आ गया है, तो कर्म की प्रधानता हो गई है और यहाँ पर कर्ता की प्रधानता हो गई है। अब ये बात तो समझ में आ गई कि कर्तृवाच्य होते हैं जिनमें कर्ता सर्वप्रथम आए और कर्मवाच्य होते हैं जिनमें कर्म सबसे पहले आए। लेकिन अब यहाँ एक और समझने की बात है, वो ये है कि आखिर इस पैसिव वॉइस की ज़रूरत क्या थी? ये पैसिव वॉइस आया कहाँ से? जब बात को हम एक्टिव वॉइस के साथ ही समझा सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, तो पैसिव वॉइस क्यों आया? तो देखो बच्चों, बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिन वाक्यों में कर्ता होता ही नहीं है, अथवा तो कर्ता सार्वभौमिक होता है। कैसा होता है? यूनिवर्सल। जिन वाक्यों का कर्ता सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, उन वाक्यों में कर्ता का प्रयोग सामान्य तौर पर नहीं किया जाता है, वहाँ पर केवल कर्म का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये प्रॉब्लम हमारे सामने जब आई तो पैसिव वॉइस की खोज हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है। इस वाक्य पर गौर करना, बोली जाती है। बच्चों, कर्ता कौन होता है? कर्ता होता है काम को करने वाला, कार्य को संपादित करने वाला। यहाँ कार्य है बोलना। कार्य क्या है? बोलना। और बोला क्या जाता है? अंग्रेजी। तो क्या बोला जाता है ये यहाँ पर लिखा है, तो ये तो हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। क्या हो गया है? ऑब्जेक्ट। और बोलना हो गई है वर्ब। इस सेंटेंस में से सब्जेक्ट गायब है, कौन बोलता है ये गायब है। क्यों गायब है? क्योंकि पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, ये सेंटेंस जब लिखा तो अंग्रेजी बोलने वाला तो यूनिवर्सल है ना, सार्वभौमिक है। पूरे विश्व के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लोग ही तो बोलेंगे अंग्रेजी, इसलिए हमने उस यूनिवर्सल सब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं लिखा है। सार्वभौमिक कर्ता जो होते हैं, अर्थात ऐसे कर्ता जिनको सब जानते हैं, उन कर्ताओं का प्रयोग कई बार वाक्यों में नहीं किया जाता और ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ी। अब एक्टिव वॉइस समझ में आ गया है क्या होता है, पैसिव वॉइस समझ में आ गया है क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब के माध्यम से हमने ऑब्जेक्ट को समझ लिया है। यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, अब हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। हमारे सिलेबस में जो चीज़ है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वॉइस को लेकर, वो पूछे जाते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। क्या पूछा जाएगा? एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। किस तरह से बदला जाएगा ये हमें यहाँ पर समझना है। लेकिन इसके पहले एक चीज़ समझ लो कि केवल उन एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है
जिन एक्टिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब हो, समझना। क्योंकि पैसिव वॉइस क्या है, देखो जिन वाक्यों में कर्म हो, कर्म की प्रधानता हो, जो जिन वाक्यों में कर्मकर्ता के स्थान पर आते हों वो क्या है, पैसिव वॉइस। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में तो क्या कर्म होगा ही नहीं। अब जिन वाक्यों में कर्म होगा ही नहीं उनका पैसिव वॉइस कैसे संभव है, उनका तो पैसिव वॉइस ही संभव नहीं है। इसलिए केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव वॉइस संभव है, ये यहाँ समझ लीजिए। केवल जो ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसी को हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया है वॉइस क्या होता है, वॉइस किसे कहते हैं, वॉइस के कितने पार्ट होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब में जब ऑब्जेक्ट हमने पढ़े तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। आशा है समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है या किसी भी वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।